नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेबर लॉ यूनियन में। साथियों, आज हम कुछ उन विषय के बारे में चर्चा करेंगे, उन छोटी छोटी बातों के बारे में आपको जानकारी देंगे कि जब कोई कर्मचारी, जब कोई श्रमिक, कोई भी एम्प्लॉय किसी संस्थान में नौकरी करने के लिए जाता है तो उसको किन किन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए और क्या क्या उसको मिलना आवश्यक है। तो साथियों, सबसे पहला जो हमारा काम है कि क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी है, हम उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो साथियों, आप सभी से अनुरोध है कि ये सब पूरी जानकारी के लिए आपको वीडियो तक को अंत तक देखना आवश्यक है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और वीडियो में कमी क्या है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। साथियों, जब किसी कर्मचारी या कोई कर्मचारी किसी भी संस्थान में नौकरी करने के लिए जाता है तो उसकी बेसिक जो सबसे पहली नीड होती है वो उसका है नियुक्ति पत्र। किसी भी संस्थान में, दुकान में, पेट्रोल पंप पर, कारखाने में, आपके किसी सीएनजी पंप पर, किसी यार्ड में, किसी एयरपोर्ट पर, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, किसी ठेकेदार के माध्यम से, सब ठेकेदार के माध्यम से, निर्माण इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में जब कोई कर्मचारी काम करने के लिए जाता है तो सबसे पहले उसको मिलना चाहिए वहाँ पर नियुक्ति पत्र। यानी कि उस नियुक्ति पत्र में आपकी सर्विस की कंडीशनें होंगी कि आपको किस आधार पर रखा गया है, किस लिए रखा गया है, क्या आपका पे का स्केल होगा, कितनी आपकी सैलरी होगी, कितनी आपकी तनख्वाह होगी, कब आपको निकाला जा सकता है, किन किन कारणों पर निकाला जा सकता है, क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी और आपकी जो डेजिग्नेशन है वो क्या होगी और आपको मुख्यतः कितने दिन का प्रोविज़न पीरियड पर रखा गया है। ये सब उसमें जानकारियाँ होती हैं। पर देखने में आजकल जो प्राय आ रहा है, जो एक बना हुआ है ट्रेंड, वो ये है कि कर्मचारियों को आज की डेट में कोई भी संस्थान में काम करने वाले जो मालिक हैं, कर्मचारियों को, किसी भी कर्मचारी को कोई भी नियुक्ति पत्र नहीं देते हैं। जब नियुक्ति पत्र नहीं देते तो उसकी सर्विस की जो कंडीशन है वो तय नहीं होती है। सर्विस कंडीशन तय ना होने के कारण उसको जब नौकरी से निकाला जाता है तो सबसे पहला जो सवाल आता है उसके सामने वो आता है कि उसको, ये हमारा एम्प्लॉय नहीं है, एम्प्लॉय रिलेशन, यानी मालिक और नौकर का हमारे बीच में कोई संबंध नहीं है। सपोज करो एक आदमी ने 2 से 3 साल तक किसी संस्थान में लगातार काम किया, 4 साल काम किया, 5 साल काम किया और उसके पास सबसे पहले नियुक्ति पत्र नहीं दिया। नियुक्ति पत्र देने का जो ना कारण है नियोक्ता का, जो मालिकों का, वो ये कारण है कि अगर वो नियुक्ति पत्र देंगे तो उनको, इसका मतलब उनका कर्मचारी होगा, उसको रिकॉर्ड पर रखना पड़ेगा और रिकॉर्ड पर रखना पड़ेगा तो उसको जो तनख्वाह है वो एज पर गवर्नमेंट की गाइडलाइन उसके अकाउंट में भेजनी पड़ेगी। और जब अकाउंट में भेजनी पड़ेगी तो सरकार की गाइडलाइन के अनुसार उसको जिस भी स्टेट में वो काम कर रहा है उस स्टेट का जो मिनिमम वेज है, मिनिमम वो देना पड़ेगा। तो यहाँ मालिक जो चालाकी करते हैं वो ये करते हैं कि कर्मचारी को सबसे पहले जो उसका कानूनी हक है नियुक्ति पत्र, वो नहीं देते। नियुक्ति पत्र न देने के कारण उसको बहुत सारी चीज़ों में मिलना, जो कानूनी हक है उसके मिलते हैं, वो उनका नुकसान होता है और उसको नहीं मिल पाते। तो साथियों, सबसे पहले हमें क्या करना है, जब हम कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करें तो सर्वप्रथम हमको चाहिए कि हमें क्या चाहिए, नियुक्ति पत्र, यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर हमें मिलना चाहिए, जो हमारा बेसिक अधिकार है, जो हमें मिलना भी चाहिए और जो हमारा कानूनी हक है। तो सबसे पहला जो हुआ हमारा वो है नियुक्ति पत्र। उसके बाद साथियों अब आता है वेतन, हाजिरी कार्ड। दूसरा सब्जेक्ट है हाजिरी कार्ड, हमारी हाजिरी कैसे लगे। हाजिरी लगाने का आजकल तरीका है, वैसे तो बहुत सारे संस्थानों में आजकल थंब इम्प्रेशन से या पंचिंग से या कार्ड के थ्रू हाजिरी लगती है, पर प्राय अभी भी देखा जा रहा है कि 80% संस्थानों में जो कर्मचारी की हाजिरी है वो एक रजिस्टर पर लगाई जाती है जिसमें सिर्फ ए और पी लिखा जाता है और उसको भी मालिक जो है वो अपने पास रजिस्टर को रखते हैं। तो जो कर्मचारी है वो सिर्फ आया या गया, इसकी जानकारी, कर्मचारी आया है और अगर वो चाहे कि उसके हाजिरी में कुछ चेंज करना है या हाजिरी ना लगाए तो ये मालिक के ऊपर, नियोक्ता के ऊपर डिपेंड करता है। और अक्सर ये भी देखने में आ रहा है कि आजकल मालिक जो हैं वो ये काम कर देते हैं कि जब कोई कर्मचारी महीने में
10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, पूरे दिन, अगर सपोज करो किसी कर्मचारी ने एक महीने में 25 दिन ड्यूटी करी या 30 दिन ड्यूटी करी, 30 दिन ड्यूटी करी, यानी कि कोई ओवर टाइम, सारा ओवर टाइम भी किया उसने, कोई वीकली ऑफ भी नहीं लिया उसने, और उसको पूरे 30 के 30 दिन बुलाया गया। जब 30 के 30 दिन बुलाया उसको जाता है तो मालिक कर्मचारी को ओवर टाइम ना देना पड़े, और कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए उस कर्मचारी की जो हाजिरी है उसको जिस हिसाब से गवर्नमेंट हॉलीडे को छोड़कर या वीकली ऑफ को छोड़ करके उसकी हाजिरी को मार्क करता है। यानी कि एक कर्मचारी ने यदि 30 दिन काम किया तो उसकी जो हाजिरी है वो सिर्फ 26 दिन की ही मार्क करेंगे, तो 4 दिन का कर्मचारी को नुकसान हुआ। तो जो हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि उसकी अटेंडेंस कैसे लगनी चाहिए, तो उसकी जो अटेंडेंस लगने का तरीका दो है। या तो उसकी कार्ड पंच होना चाहिए, पंचिंग मशीन, थंब इम्प्रेशन से, फेस इम्प्रेशन, जो आजकल नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है उससे उसकी संस्थान में अटेंडेंस लगनी चाहिए। अगर ऐसा भी नहीं है तो उसके पास एक हाजिरी रजिस्टर और एक अटेंडेंस कार्ड होना चाहिए। अटेंडेंस कार्ड में जब वो कर्मचारी हाजिरी, जो वहाँ पर मैनेजर या जो भी संस्थान का सुपरवाइजर है उसमें अटेंडेंस लगाता है, तो जो भी अटेंडेंस वो उसमें मार्क करेगा, अटेंडेंस मार्क करने का जो टाइम डालेगा वही एक कार्ड जो मजदूर होगा उसकी पॉकेट में होना चाहिए, और वो उसकी अपनी पॉकेट से निकाल करके उसको देगा और बोलेगा कि जिस पर आपको मेरी अटेंडेंस को मार्क करना है। तो वहाँ पर वो अपने आप अटेंडेंस मार्क करेगा कर्मचारी, ताकि वो टाइम पर अपने आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर सके, उसमें कोई टाइम का कन्फ्यूजन और अटेंडेंस का कन्फ्यूजन ना रहे। तो अपनी अटेंडेंस मार्क करेगा, और जो उस समय उसका मैनेजमेंट का ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है जो उस समय कर्मचारी की हाजिरी लगा रहा है उसको देखेगा, और देखने के बाद उसकी अटेंडेंस को लगाएगा और उस पर साइन करेगा। तो ये हो गया इसमें दो रास्ते, कि या तो उसकी अटेंडेंस मैनुअल लगनी चाहिए, उसके और इलेक्ट्रॉनिक रूप में लगनी चाहिए, उसके फेस से लगनी चाहिए, उसकी आइज से लगनी चाहिए, या उसके पास पंचिंग कार्ड होना चाहिए कि वो अपने कार्ड को पंचिंग करे। अच्छा, अभी एक और प्रॉब्लम है पंचिंग कार्ड में। क्या हो रहा है कि पंचिंग कार्ड का जो डाटा है उसमें अक्सर ये देखने में आ रहा है कि आजकल कुछ ऐसी बार बार शिकायतें आ रही है कि नियोक्ता उसमें जो अकाउंट नंबर, जो मोबाइल नंबर देते हैं, वो मोबाइल नंबर अपना एम्प्लॉय का नहीं देते, एम्प्लॉय का ना दे करके वो अपने किसी आदमी का नंबर दे देते हैं। क्योंकि अगर उसकी अटेंडेंस को उसको चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, अगर उस श्रमिक को, उस कर्मचारी को अपनी अटेंडेंस का रिकॉर्ड निकालना है, चेक करना है, तो उसके लिए उसमें को मोबाइल नंबर डालना जरूरी है। और मोबाइल नंबर पर जब वो OTP आएगा और OTP को फिल करेंगे तब जा करके उसकी अटेंडेंस को, अपनी अटेंडेंस को निकाल सकता है। पर यहाँ क्या हो रहा है कि जब वो उसके पास अटेंडेंस मोबाइल ही किसी दूसरे नंबर से डाल दिया उन्होंने, अन्य कोई अदर मोबाइल डाल दिया, तो वो उसकी अटेंडेंस को अपनी को निकाल नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि उसके रिकॉर्ड में जो मेंटेन हो रहा है, अटेंडेंस कार्ड जो मेंटेन हो रहा है, जो हाजिरी रजिस्टर मेंटेन हो रहा है, उसमें उसकी पूरी डिटेल प्रॉपर होनी चाहिए। दूसरा था हमारा हाजिरी का। अब तीसरा आता है कि हम जहाँ काम करें 30 दिन काम करने के बाद, अगर हमने 1 महीना काम किया, 1 महीना काम करने के बाद हमें जो वीकली ऑफ है वो हमें वीकली ऑफ मिलना चाहिए। वो रोस्टर पर हो सकता है, मुझे हर 7 दिन में एक वीकली ऑफ मिलना चाहिए। यानी सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार और इतवार। मैं सोमवार से लेकर के सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार 6 दिन काम करूंगा, और 7वां दिन जो होगा मेरा वो वीकली ऑफ होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे को संडे को छुट्टी मिले। नियोक्ता अपनी सहूलियत के हिसाब से उसको रोस्टर बना सकते हैं। रोस्टर बना सकते हैं कि अगर मेरी ड्यूटी इस समय संडे वीकली ऑफ है, अगर सपोज करो कोई ऐसा संस्थान है जहाँ पर कभी बंद नहीं होता, 24 घंटे चलता है, एसेंशियल सर्विसेज है, तो उसमें एक रोस्टर बनता है। उस रोस्टर के माध्यम से जब वो रोस्टर बनेगा तो रोस्टर के आधार पर कर्मचारियों का अटेंडेंस का जो है वो रिकॉर्ड बनता है कि भाई आज ये फला कर्मचारी आ जाएगा, तो अगली बार जो कर्मचारी आज दिन में है, फर्स्ट शिफ्ट में है, वो बी शिफ्ट में आ जाएगा। वो रोस्टर घूमता रहता है, ए वाले वी में आएंगे, वी वाले जनरल में आएंगे, जनरल वाले नाइट में आएंगे, और वो रोस्टर घूमता रहेगा। ऐसा नहीं है उसमें कि आपने जिस कर्मचारी को नाइट में ड्यूटी दे दी वो परमानेंट नाइट में रहेगा, जिसको दिन में ड्यूटी दे दी वो दिन में ही रहेगा, जिसको जनरल ड्यूटी दे दी वो जनरल में रहेगा। प्राय देखने में ऐसा आता है कि कई बार अपनी सहूलियत के हिसाब से मालिक या जो मालिकों के कुछ खास लोग होते हैं उनके आधार पर वो अपने हिसाब से अपना रिकॉर्ड मेंटेन करते रहते हैं। तो साथियों ऐसा नहीं है, आपको रोस्टर बनाना है। तो आपको क्या मिलना चाहिए? वीकली ऑफ। तीसरी चीज़ होगी हमारी क्या, हमें साप्ताहिक जो छुट्टी है, हफ्ते में जो छुट्टी है कानून के हिसाब से वो हमें मिलनी चाहिए, हमारा अधिकार है। अब चौथी जो चीज़ है हमारी, चौथी चीज़ क्या आती है? चौथी चीज़ हमारा वेतन। वेतन में 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हमें जो जिस स्टेट में हम काम करते हैं, सपोज करो आप दिल्ली में काम करते हैं तो दिल्ली का वेतन मिलना चाहिए। न्यूनतम वेतन जो सरकार ने
घोषित किया है। अगर हम यूपी में काम करते हैं तो यूपी का मिलना चाहिए, अगर नोएडा में काम करते हैं तो गुड़गांव नोएडा या पंजाब, हरियाणा, जहाँ भी काम करते हैं, बिहार, जिस भी स्टेट में अगर हम काम करते हैं तो हमें उस स्टेट का मिनिमम वेज मिलना चाहिए। देखिए अब यहाँ पर एक छोटा सा सवाल और आता है कि यहाँ पर दो चीज़ें होंगी, एक हो गई स्टेट गवर्नमेंट और एक हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर कोई कर्मचारी किसी पीएसयू में काम करता है, तो उस पीएसयू पर अगर वो किसी ठेकेदार के माध्यम से काम करता है, कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से, तो वहाँ पर जो ग्रेड लागू होगा, जो सरकार का रेट लागू होगा, वो उसका होगा जो उस स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रेट है उस स्टेट का वो लागू होगा, वो ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी जिस भी में आता है उसके हिसाब से उसका वेजेज होगा। अगर वो स्टेट गवर्नमेंट की इस्टेब्लिशमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट का मिनिमम वेज वहाँ पर लागू होता है। ठीक है साहब। तो अब आई बात हमारे को, चौथा आया हमारा कि हमें क्या मिलना चाहिए, न्यूनतम वेतन। कम से कम, न्यूनतम मतलब कम से कम हमें मजदूरी मिलनी चाहिए जो सरकार ने तय की हुई है। जो अभी दिल्ली में 3 कैटेगरी में इसको बांटा हुआ है, मिनिमम 3 कैटेगरी जाना है, पर 3 कैटेगरी, अर्धकुशल, अकुशल, अर्धकुशल और कुशल, 3 कैटेगरियाँ हैं। इनके अभी जो वेजेस हैं दिल्ली में वो 17,000 से और 21,000 के बीच में है तीनों के। ये हो गया हमारा मिनिमम वेज का। अब मिनिमम वेज मिल रहा है, तीसरा। चौथा, हमारी सैलरी का जो टाइमिंग पीरियड है वो क्या है। तो साथियों मैं यहाँ आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमारा जो सैलरी के डेज हैं वो हमें 7 तारीख तक सैलरी, मैक्सिमम लास्ट टू लास्ट 7 तारीख तक सैलरी मिल जानी चाहिए। अगर हमें 7 तारीख तक सैलरी नहीं मिलती है, किसी कारण पर नियोक्ता लेट होता है, तो इसकी सूचना उसको लेबर डिपार्टमेंट को, जो भी संबंधित डिस्ट्रिक्ट का, ज़िले का लेबर डिपार्टमेंट है उस स्टेट का, उसको देनी होगी। और साथ के साथ ये बताना होगा कि भैया वो अगर हमें लेट सैलरी दे रहा है तो क्यों दे रहा है, ये बताना होगा और उस कर्मचारी को बताना होगा। तो अगर 7 तारीख तक सैलरी किसी कारणवश नहीं मिलती है तो उसको 10 तारीख को हर हाल में किसी भी कंडीशन पर कर्मचारियों को उनके वेतन का भुगतान करना है, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो एक सज़ा का भागीदार होता है। तो ये चीज़ें हमारी बेसिक हो गई। सबसे सर्वप्रथम कि हमें नौकरी पर जाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, नियुक्ति पत्र। उसके बाद हमारे को चाहिए हाजिरी कार्ड, हमारी हाजिरी कैसे लगेगी। उसके बाद हमारा वेतन का स्ट्रक्चर क्या है। अब एक सवाल और होता है कि पे स्लिप। पे स्लिप का मतलब समझते हैं कि अगर हमारे पास कितनी अटेंडेंस हुई। पे स्लिप मेरे को हमेशा, जिस भी कर्मचारी कोई काम करता है जिस संस्थान में, उसके वेतन के भुगतान से मिनिमम 1 हफ्ते पहले या 3 दिन पहले मिलनी चाहिए, ताकि अगर उसको कोई ग्रीवांस है, उसकी छुट्टियों का अगर उसको कुछ इशू है या ओवर टाइम का कोई इशू है तो वो जा कर के मैनेजमेंट से मिल सके, उसको करेक्ट करा सके। होता क्या है, मेरी तनख्वाह, सपोज करो मैं किसी संस्थान में काम करता हूँ और मैंने 30 दिन काम किया, पर मेरी जो 30 दिन काम करने के बाद मेरे जो रिकॉर्ड में सैलरी आई वो 26 दिन की आई या 25 दिन की आई या 20 दिन की आई। तो मैं बाद में जब चीज़ें क्लियर होंगी वो जब पता लगेगा मुझे, जब लगेगा जब मेरे अकाउंट में सैलरी आ जाएगी, मुझे वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। तो उससे पहले क्या होगा कि यदि मेरे पास ये रिकॉर्ड है कि मेरी जो वेतन है वो मुझे मिल जाएगा, मेरी पे स्लिप मुझे मिल जाएगी, तो मैं उस पे स्लिप को ये चेक कर लूँगा कि मैं इस महीने में कितने दिन मेरी अटेंडेंस है, कितने दिन मैं इस काम करने के लिए संस्थान में गया था, कितने दिन मेरी एब्सेंट है, कितना टाइम, कितनी बार मैं संस्थान में अगर लेट आया हूँ और कितनी बार मैं टाइम से आया हूँ। अगर वो है तो उसको मैच कर सकता है, और मैच होने के बाद जब उसके अकाउंट में अगर उसको कोई किसी तरीके की समस्या होती है तो उसका वेतन का भुगतान करने से पहले, यानी जिस समय उसका वेतन का भुगतान हो, उससे मैनेजर से पहले बताया कि 1 हफ्ते पहले उसको पे स्लिप मिलनी चाहिए। तो जब उसका वेतन का भुगतान होगा उससे पहले वो जा करके अपनी चीज़ों को करेक्टिफाई कर सकता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जा करके, अपने संस्थान में जा करके पूछ सकता है कि साहब ये इस चीज़ में गलतियाँ, उनको समय रहते सुधारा जा सकता है। तो साथियों, आज के विषय पर जो हमारा बेसिक मुद्दा था वो सिर्फ हमने आज जो जानकारी दी, आपको 4 विषय के बारे में जानकारी दी है। उसका सबसे पहला न्यूनतम अपॉइंटमेंट लेटर, वेतन, अटेंडेंस, पे स्लिप, 4 चीज़ों के बारे में जानकारी दी है। तो साथियों, आज का जो हमारा जानकारी का जो सिलसिला है ये आगे चलता रहेगा, और आज हम अपनी वाणी को एक विराम करते हुए अब आगे के बारे में हम जो इससे अगला जो हमारी जानकारी देंगे वो आपको अगले
वीडियो में के माध्यम से पहुंचाएंगे। साथियों, मेरा अनुरोध है आपसे कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन भी दबाइएगा। साथियों, अगर आपको कुछ किसी तरीके के अगर वीडियो में अच्छी नहीं लगी है या अच्छी लगी है, जैसी भी आपको लगी है, हमें एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा ताकि हम जल्दी से जल्दी आपके बीच में एक नई वीडियो और लेकर के आ सकें। धन्यवाद, नमस्कार।